बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राही रोशनी की मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज से तकरीबन 26 साल पहले की बात है कि पाकिस्तान आर्मी में एक धोबी भर्ती हुए जो लॉन्ड्री का काम करता था और मुख्तलिफ आर्मी के आला दर्जे के अफीसर से उसे एक बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मगर हकीकत में वो इंसान भारतीय खुफिया एजेंसी रा का इंतहाई अहम एजेंट था। 26 साल तक वो बंदा इंतहाई खुफिया मालूमात किसी न किसी तरीके से आगे पहुंचाता रहा, मगर पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने आज तक ना उसे पकड़ा और ना कुछ कहा। और वो भारतीय जासूस पाकिस्तान के जनरल से इतना घुल मिल गया कि कुछ बातें इसके खानों में इंतहाई खुफिया पड़ जाती, वो उन्हें आगे पहुंचा देता। भारत में अपनी फौज के आला ओहदों पर बैठे 3-4 लोगों के ग्रुप्स में इसके खास ताल्लुकात थे। 26 साल तक वो यही सब कुछ करता रहा। पाकिस्तान में इसने शादी की और इसके बच्चे भी पैदा यही हुए। लेकिन वो भारतीय जासूस जिसे आर्मी अफीसर और जनरल को आगे इंफॉर्मेशन देता रहा, वो लोग बजाते खुद आईएसआई के एजेंट थे जो भारतीय आर्मी में कर्नल, जनरल और मेजर के ओहदों पर फाइज थे। जब पहली दफ़ा धोबी ने इंफॉर्मेशन दी तो भारत की फ़ौज में आईएसआई के एजेंट पाकिस्तान में आला ओहदों पर फाइज लोगों को खबर दे डाली, मगर साथ ही ये भी कहा कि जब तक ये बंदा ड्यूटी पर है तो इसको जाहिर होने ना दिया जाए। इसका राज खुल चुका है और इसी तरह राह के मंसूबे हमें पता चल सकते हैं। इस तरह वो जो इन्फॉर्मेशन देता आईएसआई के एजेंट उसको तब्दील करके आगे भारतीय आर्मी को दे देते और उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते। इसी चीज़ को रोकने के लिए पाकिस्तानी मीडिया में गद्दारों और सियासतदानों पर पैसा बहाया जाता है ताकि मगर इस मंसूबे वो ना पहले कामयाब हुए और ना इंशाल्लाह कभी आइंदा होंगे। सो प्यारे साथियों, सैयद अहमद इरशाद रमज़ी जिनका ताल्लुक़ आईएसआई से था, वो अपनी एक तहरीर में लिखते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कई ममालिक के सफारतखाने मौजूद है और दुनिया के मुतअद्दिद सफारतखानों में अपने अमले के बच्चों को इब्तदाई तालीम व तरबियत के गरज से एमबीसी स्कूल में भी खोल रखे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इन स्कूलों के अमले के कई अरकान को तालीमी सरगर्मियों की आड़ में जासूसी के काम पर भी मामूर किया जाता है। सैयद अहमद इरशाद बताते हैं कि मैं और मेरी टीम एक दिन मामूल की चेकिंग पर थे कि हमें भारत एम्बेसी स्कूल की एक खातून टीचर वीना की सरगर्मियाँ मशकूक लगी और हमने इस पर नज़र रखना शुरू कर दी। चंद दिन हमें मालूम हो गया कि मिस वीना का दरस व तदरीस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो उस्ताद की रूप में एक जासूस है। लिहाजा सोम को बिल से बाहर निकालने के लिए हमने मंसूबा तैयार किया और एक हिंदू पाकिस्तानी खातून को अपने बेटे भारतीय एम्बेसी के स्कूल में दाखिल करवाने पर रजामंद कर लिया। तमाम मंसूबा समझा कर हिंदू पाकिस्तानी खातून ने बेटे की तालीमी सरगर्मियाँ पर परेशानी और दूसरे तीसरे रोज़ स्कूल में आना जाना शुरू कर दिया गया और जल्द ही मसवीना के करीब हो गई। और फिर एक वक्त आया कि दोनों करीबी सहेलियों की सूरत मार्केटों में शॉपिंग, पार्कों में जलकत हुई और सिनेमा में फिल्म देखने में मसवीना इस हिंदू पाकिस्तानी खातून को अपने आलाकार बनाने का सोच रही थी, जबकि इसको नहीं पता था कि सियाह खुद जाल में फंस चुका है। हिंदू पाकिस्तानी खातून और हमारी नज़रों ने जल्द ही मसवीना की हकीकत पर हम पर आश्कार कह दी और इसकी खड़ी निगरानी का काम शुरू कर दिया गया। एक रोज़ भारतीय एम्बेसी की जानिब से इस्लाम यूँ तो एक मामूल की बात है, मगर सफारत खाने की मेहमानों की शिनाख्त और इनके बारे में जानना हमारे फ़राइज़ में शामिल था। होटल से हमारे आर्मी ने इतला दी कि मिस वीना भारतीय डिफेंस स्ट्रेटजी की गाड़ी में सफारत खाने के अमले के एक रुकन मिस्टर काना के साथ जो रा की टीम का मेंबर भी था, वो होटल पहुंची है और कहना कि वीना के होटल के कमरे में छोड़कर लॉबी में बैठा शायद किसी मेहमान का मुंतज़िर था। रिपोर्ट से मालूम हुआ कि इस वक्त कोई जहाज़ नहीं आ रहा और ना ही भारतीय सफारतखाने की कोई कार एयरपोर्ट पर गई है। इससे जाहिर हुआ कि मेहमान यही का है। हमारी टीम ने ज़रूरी साजो सामान के साथ अपनी पोजीशन संभाली। चंद लम्हों के बाद परवेज़ नामी एक पाकिस्तानी नौजवान, जिसके चेहरे से पसीना और खौफ टपक रहा था, होटल के लॉबी में आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल किया और कहा कि आइए परवेज़ साहब, हम आपके देर से मुंतज़र है, और उसे कमरे में ले गया जहाँ से मिस वीना मौजूद थी। हमारे साथी मुख्तलिफ रूप में होटल में मौजूद थे। कुछ ही देर बाद कमरे से रूम सर्विस को चाय और सैंडविच का आर्डर दिया गया।
हमारा तरबियत याफ्ता वेटर पूरी तौर पर चाय की ट्रॉली लेकर रवाना हो गया, जिसमें छोटा सा ट्रांसमीटर नस्ब था। वापसी परवेज़ ने बताया कि वीना अपने मेहमान पर, मगर इसका मेहमान सीमा हुआ और शर्मिला साहब, जिस मिस्टर खाना दलालों का रिवायती किरदार अदा कर रहा है और इस कोशिश में है कि मसवीना अपने मेहमान के तमाम हवास पर कब्जा कर ले। बहरहाल हम ट्राली में लगे ट्रांसमीटर की मदद से इन लोगों की गुफ्तगू सुन रहे थे और उसे रिकॉर्ड भी कर रहे थे। कुछ ही देर बाद मिस्टर खाना कमरे से बाहर आ गया और अपनी कार में बैठकर वापसी एम्बेसी चला गया। परवेज़ तकरीबन आधा घंटा कमरे में रहा और वीना को अपना एड्रेस लिखवाकर और वसल के एक वादा लेकर नीचे आ गया, मगर इसकी हरकत व सकनात से साफ जाहिर हो रहा था कि इसकी घबराहट जंगी। तो एक होटल से निकलते ही हमने इसका पीछा किया और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने रेस्ट हाउस ले गए। तफ्तीश शुरू हुई तो वो अपनी शिनाख्त कराने से सुनाई तो इसकी चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। इसने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया और माफ़ी मांगने लगा। इसने बताया कि मैं पाकिस्तानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन में इंजीनियर हूँ और खाना से मेरी मुलाकात लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए एक बस टर्मिनल पर हुई। हम बहुत जल्द दोस्त बन गए और कहना ने मुझे एक खूबसूरत हिंदू लड़की से मिलवाने की कोशिश की जिसे मैं टकरा ना सका। हमारे लिए इसमें हैरत की कोई बात नहीं थी। कोई भारतीय खुफिया इदारे ने चाणक्य की तालीमात के मुताबिक औरतों से जासूसी का काम लेना को भी अपने कल्चर का हिस्सा बना रखा था। मिस वीना अभी होटल के कमरे में मौजूद थे। अब हमारे पास होटल के महाज ही था और वो वक्त भी बहुत कम था। वीना तक रसाई हासिल करना खतरे से हाली नहीं था। वो हमारे किसी भी अहलकार के कमरे में मौजूदगी की सूरत में अलार्म बजा सकती थी और हमारे लिए एक पेचीदा सफारती तनाज़ा भी पैदा हो सकता था। दूसरी जानब एक ऐसी सूरत हाल थी जिससे फ़ायदा ना उठाना हमारी खुफिया रिवायात के खिलाफ था। किसी भी रिज़्क़ के सूरत में कामयाबी की तवक्को पिपटी थी। तम मिस वीना की शख्सियत और किरदार को सामने रखकर हमें इस बात का यकीन था कि अगर सूरत हाल में महारत और चाबक दस्ती से काम लिया जाए तो इस भारतीय जासूसा को शीशे में उतारना मुश्किल नहीं होगा। हमारे लिए $1 मिलियन चांस था जिसे आजमाया जा सकता था। हमने लम्हों में हतमी फैसला किया और कुछ ही देर में मंसूबे के मुताबिक केस ऑफिसर होटल के सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के रूप में कमरे में दाखिल हुआ, अपना तारुफ करवाया और होटल की किसी सर्विस के बारे में मालूमात की गुफ्तगू करने लगा। मिस वीना को ज़रा बराबर शक ना हुआ, इसके लिए सब कुछ मामूल की बात थी। वो इंतहाई मुतमईन और खुशगवार मूड में थी। हमारे अफसर ने बात को आगे आते हुए भारतीय साड़ियों और फिल्मों के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। मिस वीना ने इस गुफ्तगू में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी और हमारे अफसर को बैठने के लिए कहा। वेटर ट्राली लेकर चले गया और गुफ्तगू का मौजू ज़ाती मालूमात तक आ गया। हमारा वार कारगर साबित हुआ। वीना जल्द ही हमारे केस ऑफिसर को तुम कहने की हद तक आ गई। वो बातों में इसने फ़ोन करना भी याद ना रहा हो। इधर गहना काना और इसके अफसाने बाले यकीनी तौर पर इस बात पर जामा मुसरत भी रही होगी। इसके बलाहिर उन्होंने पाकिस्तानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन से एक बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया था। आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऑफिसर का लहजा तब्दील हो गया और इसकी गुफ्तगू मानी हेज होती गई। जब वीना को एहसास हुआ कि होटल के इस ऑफिसर को वीना के कमरे में आमद और इसके मकासद से पूरी तरह आगाही है, तो वीना किसी सूरत एक ऐसे मुझसे बेकरी से डबल रोटी चोरी करते हुए रंगे हाथ। इसकी आंखें बराई और इसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस होने लगी। वीना ने अपनी दास्तान हयात सुनाना शुरू कर दी। इसने बताया कि मैंने अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरे वालिदैन ने मेरी परवरिश इंतहाई गुर्बत के बावजूद बड़े नाज व नाम से की है। मैंने 2 साल पहले ग्रेजुएशन की है। मेरा ख्याल था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद टीचर बनूंगी, मगर कोशिश के बावजूद मुझे नौकरी ना मिल सकी। फिर एक रोज़ मेरी एक दोस्त के खावंद ने मुझे अपने एक दोस्त से ये कहकर मुतारफ़ करवाया कि एक आला सरकारी अफसर है और तुम्हारे लिए मुलाजमत का बंदोबस्त कर सकता है। बाद में मुझे इल्म हुआ कि इनका ताल्लुक़ भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से है, यानी राख से। उन्होंने मेरी सर से इंटरव्यू लिया और मुझे बताया कि तुम्हारे लिए नौकरी का इंतज़ाम हो सकता है, मगर यह नौकरी भारत में नहीं पाकिस्तान में होगी। मैं तैयार हो गई। मुझे रात को एक ट्रेनिंग स्कूल में भेज दिया गया जहां असलहा चलाने के अलावा अखलाक बाख्ता फिल्मों के ज़रिए मर्दों को काबू करने के तरीके सिखाए गए। हमारे इंस्ट्रक्टर हमारे इज़्ज़त से खेलते और ये सिलसिला हर रोज़ रात को शुरू कर दिया जाता।
जिस पर मैंने एतराज़ भी किया, मगर कहा गया कि यह तरबियत का अहम हिस्सा है। इनका कहना था कि तुम्हारे लिए तरबियत इंतहाई ज़रूरी है और तुम्हें मुल्क व कौम के अजीम तर मफाद के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। सैयद अहमद इरशाद बताते हैं कि वीना की कहानी सुनकर दुख हुआ है। हमने बड़ी महारत से वीना की टूटी फूटी शख्सियत को बहाल किया और उसे तमाम इज़्ज़त और गैरत मुहैया की जो वो खो चुकी थी। वीना ने जब हमारे इसने सलूक का अपने हिंदू कागों के किरदार से मुवाजना किया तो इसके लिए ये ना रहा कि उसे अपने नाम नहाद वतन फ़रस्त दोस्तों की बजाय अपने दुश्मनों का साथ देना चाहिए। इसलिए वो हमारे डबल एजेंट के तौर पर काम करने के लिए तैयार हो गई। वीना हमें भारतीय सफारत खाने में होने वाली खुफिया मुलाकातों के बारे में अपडेट करती रही। वीना को जब पाकिस्तान से वतन वापसी के अहकामात मौसूल हुए तो वो बेहद अफसरदा और गमगीन थी। वो हमेशा के लिए पाकिस्तान में रहने या शादी करने और इस्लाम कबूल करने को तैयार थी, मगर इसके लिए कोई मुनासिब शौहर तलाश ना कर सके और फिर वो दिल पर पत्थर रखकर पाकिस्तान से रवाना हो गई। सो जीत मुआज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और मालूमाती वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हो अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।